नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोसाइड के बारे में। इकोसाइड जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी हत्या या पर्यावरण की हत्या करना। आज के समय में पूरी दुनिया में हम लोग विकास की दौड़ में इस प्रकार से शामिल हो चुके हैं कि पर्यावरण की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम लोग पर्यावरण की हानि किसी भी हद तक करने को तैयार हैं और जिसके बदले हम सिर्फ विकास ही विकास चाहते हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में इसी प्रकार की होड़ मची हुई है जिसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और ये नकारात्मक परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में कुछ भी चीज या कुछ भी तत्व जो है वह शुद्धता के रूप में नहीं देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और सभी को व्यापक नुकसान हो रहे हैं। आज के समय में हम सब नुकसान के झेल रहे हैं, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, जलवायु परिवर्तन हो, हम सब अनुभव कर रहे हैं इन चीजों को। तो सभी के लिए फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है। इसी वजह से दुनिया के 3 देश आगे आए हैं और उन 3 देशों ने आगे आकर ये बात रखी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने कि देखिए जी, आप इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करें। और यही है हमारी आज की न्यूज। कह रहे हैं कि व्हाट इज इकोसाइड एंड कुड इट बिकम एन इंटरनेशनल क्राइम लाइक जेनोसाइड। देखो, जेनोसाइड की स्थिति ऐसी है कि जब कभी भी मानवता की हत्या होती है, मानवता के खिलाफ बड़े स्तर पर आपराधिक कार्य होते हैं, तो उस दौरान उस गतिविधि को हम लोग कहते हैं जेनोसाइड। पूरे का पूरा एक समूह के खिलाफ कार्य होता है। ये धार्मिक भी हो सकता है, जातिगत भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है। अब मानवता के खिलाफ जब कोई कार्य इस प्रकार से हो रहा है, उसे तो आप जेनोसाइड कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अपराध भी मानते हैं। लेकिन जब ऐसा ही कोई कार्य पर्यावरण के विरुद्ध हो रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं किसी प्रकार से अपराध मान रहे हैं? क्यों उसे सामान्य माना जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? जरूरी है कि वहां पर भी चीजें हों। तो यही सारी बातें रखी गई हैं दुनिया के 3 देशों के अंदर। 3 छोटे-छोटे देश हैं, इनको विकासशील देश कह लीजिए या फिर आइलैंड कंट्रीज कह लीजिए, एक ही बात है। इन 3 देशों में नाम शामिल है समोआ, फिजी और वानुआतू का। इन तीनों ने ये बात रखी है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सामने और कहा है कि जी, आप इकोसाइड को भी जेनोसाइड की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध बना दीजिए। आज के समय में जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, एक पूरी दुनिया इसी वजह से एक बड़ी तबाही का सामना कर रही है और हो सकता है कि अगर चीजों को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बड़ी चिंता है इन तीनों देशों की। इन्होंने सारी बातें रखी और वास्तव में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 1 शताब्दी से ज्यादा का समय हो गया है, हमारे जो विकसित देश हैं वो अभी भी इस होड़ में बरकरार है, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बने हुए हैं। वहीं हमारे जो विकासशील देश हैं वो कहते हैं कि जी, आपने तो सब कर लिया है, हम कुछ नहीं कर पाए, अभी हम करेंगे। तो वो भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब दोनों तरफ से जो मिली-जुली गतिविधि हो रही है ना, ये बड़े जलवायु परिवर्तनों को न्योता दे रही है। इन देशों की चिंताएं कुछ खास है जिन्हें सभी को समझना होगा। पहली बात तो देखिए, खास तौर पर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है। ये देश ऐसे हैं जो सभी तरफ से जल से घिरे हुए हैं। अगर जल को कुछ भी हानि होती है, कोई भी प्रदूषण की स्थिति होती है, कुछ भी नकारात्मक चीजें जल में शामिल होती है, तो इन तक पहुंचती है बहुत ही सरलता से और इनके निवासियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती ही डालती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से एक खास स्थिति हम सभी नोटिस कर रहे हैं। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान तेजी से बढ़ रहा है, ये हम नोटिस कर रहे हैं। अब तापमान तेजी से बढ़ने का अर्थ ये है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जल स्तर समुद्र का बढ़ता जा रहा है। अगर समुद्र का जल स्तर इसी वजह से बढ़ेगा तो इन देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि समुद्र के जल स्तर के बढ़ने की वजह से ये पूरा क्षेत्र आने वाले समय में आइलैंड विहीन हो जाएगा। कोई भी द्वीप आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे द्वीप डूब जाएंगे। ये भी एक बड़ी चिंता है इन द्वीपीय देशों की। कह रहे हैं कि हम डूब जाएंगे, हमारे तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और इस क्षेत्र में सिर्फ आपको जल ही जल देखने को मिलेगा। जरूरी है कि इन सभी गतिविधियों पे लगाम लगाई जाए, वरना आने वाले समय में सर्वनाश के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। ये सारी बातें इन्होंने रखी है। तो जरूरी हम जेनोसाइड के साथ साथ इकोसाइड की स्थिति समझे, कैसे जुड़ रही है, कैसे अगर जेनोसाइड अपराध है तो इकोसाइड अपराध क्यों नहीं है, चीजों को समझेंगे, जानेंगे। इकोसाइड अपराध क्यों होना चाहिए, इन चीजों को भी जानेंगे। दुनिया के किन देशों ने इकोसाइड को आज के समय में अपराध मान रखा है उनको जानेंगे। भारत की क्या स्थिति है ये भी जानेंगे। लेकिन एक न्यूज देख लेने के बाद में हमारी जो न्यूज है वो कहती है कि हिंदी दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस आपके लिए खास ऑफर लाया है, जिसमें आपको हमारे सभी ऑनलाइन और पेनड्राइव लाइव कोर्सेज के ऊपर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर 13 से 16 सितंबर तक के लिए वैलिड है और इसमें शामिल जो कोर्सेज हैं, यूपीएससी कोर्सेज यहाँ हैं, पीसीएस कोर्सेज यहाँ हैं और इस दौरान आप इन कोर्सेज को लेकर के अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। हालांकि हो सकता है आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप लोग 9555124124 पर कॉल कर सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए मामला समझना शुरू करते हैं। देखिए, जिन आइलैंड कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं उन्हें 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देशों का समूह माइक्रोनेशिया कहलाता है,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेलेनेशिया है और यहाँ पर पॉलिनेशिया। जिन 3 देशों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है, वानुआतू, फिजी और समोआ। ठीक है, तो मेलेनेशिया में 2 देश हैं और एक है पॉलिनेशिया के अंदर। इन तीनों ने ये काम किया, कुछ चिंताओं को दिखाया। इकोसाइड को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इन्होंने बातें रखी हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए, हम चाहते हैं कि इकोसाइड भी अपराध बने और यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध बने। आज के समय में देखते हैं कि नरसंहार यानी कि जेनोसाइड एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। अगर आप युद्ध करते हैं तो युद्ध अपराध को भी आप एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध ही मानते हैं। अगर मानवता के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उसको भी आप अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानते हैं और आक्रामकता को भी आप एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानते हैं। लेकिन ये सभी चीजें आप कब मानते हैं? जब वह मानवता के विरुद्ध होती है, इंसानों के विरुद्ध होती है। लेकिन आप चीजों को समझिए ना कि जब जब युद्ध होता है या बाकी काम होते हैं या आप विकास की दौड़ में भाग रहे होते हैं, तब आप पर्यावरण के विरुद्ध गलत काम कर रहे होते हैं, बड़ी गतिविधियां कर रहे होते हैं और ये सभी चीजें भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध होनी चाहिए। इन्होंने ये बात रखी है। हालांकि इन्होंने कुछ देशों का उदाहरण भी दिया दुनिया के। अगर हम लोग आज के समय में दुनिया की स्थिति समझते हैं तो हमें यह पता लगता है कि दुनिया के बहुत सारे देश अपने यहाँ पर इकोसाइड को एज अ क्राइम अनाउंस कर चुके हैं। बेल्जियम के अंदर कड़े कानून है इसके लिए। इसके अलावा वियतनाम, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, फ्रांस, इसके साथ ही यूरोप के और भी बहुत सारे देश हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इकोसाइड एक अपराध है और आप पर्यावरण का व्यापक स्तर पर दोहन नहीं कर सकते। चीजें क्लियर हैं। तो इस प्रकार की स्थिति दुनिया में चल रही है और यही चीज दुनिया के और देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर भी इकोसाइड अपराध बने। लेकिन बहुत सारे देशों का यह मानना है कि सिर्फ हम अपने स्तर पर इकोसाइड को अपराध बना करके सभी चीजें नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहल स्वीकार की जाए और पूरी दुनिया इस तरफ आगे बढ़े। जब दुनिया के सभी देश इस तरफ आगे बढ़ेंगे, इकोसाइड को अपराध मानेंगे, तो ही पर्यावरण का दोहन रुक सकता है, पर्यावरण का संहार रुक सकता है, वरना पर्यावरण का संहार नहीं रुकेगा और पर्यावरण की हानि ऐसे ही होती रहेगी। हालांकि पर्यावरण संहार की स्थिति को जब हम समझते जानते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सभी चीजें दुनिया में नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि नई नई चीजें हम लोग के सामने आई हुई। और एक चीज देखने वाली ये भी है कि इकोसाइड के लिए आज के समय में पूरी दुनिया में कोई भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। आज के समय में सभी देश पर्यावरणीय संहार को या इकोसाइड को अपने अपने अकॉर्डिंग परिभाषित करते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग इसके लिए सजा निर्धारित करते हैं। पर पूरी दुनिया के लिए एकल परिभाषा इसकी अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन परिभाषा बनाने और इकोसाइड किसे माना जाए, इसका काम मिला था एक खास एनजीओ जिसको कहा जाता है स्टॉप इकोसाइड इंटरनेशनल। इस एनजीओ को यह जिम्मेदारी मिली थी कि जी आप देखो इकोसाइड किसे कहा जा सकता है। तो दुनिया के कुछ खास पर्यावरणीय वकील या पर्यावरणीय कार्यकर्ता इस मामले में शामिल हुए। एक टीम तैयार की गई और ये टीम 2021 में तैयार की गई थी। इन्हें कहा गया कि भाई पर्यावरणीय संहार या इकोसाइड की परिभाषा खोजो, क्या हो सकती है। तो इन्होंने इस दौरान पूरे दुनिया में चीजों को जाना समझा और 1.5 साल का समय लगाकर एक खास परिभाषा तैयार की। उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि देखिए जी, अगर कभी भी कोई भी गैरकानूनी और अनियंत्रित कार्य करता है पर्यावरण के विरुद्ध और वो ये सारे के सारे कार्य ये जानते हुए कर रहा है कि उसके कार्यों का पर्यावरण पर दीर्घकालीन गंभीर और व्यापक प्रभाव होगा, पर्यावरण को व्यापक गंभीर दीर्घकालीन क्षति पहुंचेगी, हानि होगी, पर फिर भी वो व्यक्ति ये काम करे जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है, तो इस स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ही चाहिए। और ये होता है। हम लोग अपने विकास के लिए, अपने लालच के लिए लगातार पेड़ काटते हैं, लगातार नदी को प्रदूषित कर रहे होते हैं। हमारी कंपनी चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उसका जो वेस्टेज नदियों में छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग अपने यहाँ से धुआं निकाल रहे हैं, अलग अलग संयंत्रों में से वो धुआं वायु को प्रदूषित करता जा रहा है। ये सभी चीजें ही हमारे पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज को न्योता दे रही है, इन्वाइट कर रही है। चीजें गड़बड़ा यहीं पे रही है। आप सारा काम जानकर करते हैं अपने लाभ के लिए, सब चीज आपको पता होती है, फिर भी कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में ऐसा होगा तो उसको अपराध माना जाएगा। तो गैर कानूनी और अनियंत्रित पर्यावरणीय कार्य जिनके व्यापक गंभीर और दीर्घकालीन प्रभाव होंगे नकारात्मक रूप से, उन्हें आप इकोसाइड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब परिभाषा जो थी वो परिभाषा मिली किसके थ्रू? स्टॉप इकोसाइड इंटरनेशनल के थ्रू। हालांकि इकोसाइड जो वर्ड है ना, ये वर्ड यहीं से चर्चा में नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2021 में या 2020 से चर्चाओं में आया हो। दरअसल इकोसाइड वर्ड का इतिहास और भी ज्यादा पुराना है। इकोसाइड वर्ड की हिस्ट्री हम समझते हैं तो पता लगता है कि हमें वर्ष 1970 में जाना होगा। वर्ष 1970 में इस वर्ड को आर्थर गैल्स्टन के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने समझा था कि पर्यावरण के विरुद्ध अगर आप गलत काम कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है पर्यावरण के ऊपर, तो आप इकोसाइड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
हालांकि जेनोसाइड से इन चीजों को जोड़ा था। जेनोसाइड इकोसाइड कॉमन है, ठीक है, बस इंसानों के लिए जेनो, पर्यावरण के लिए इको, ये इन्होंने चीजें तैयार की। तो 1970 में आर्थर गैल्स्टन के थ्रू हमें ये चीजें मिल गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 1972 में स्वीडिश पीएम यानी कि स्वीडन के जो पीएम थे ओलोफ पाल्मे, उन्होंने इस मुद्दे को यूएन में उठाया, क्योंकि इस दौरान दुनिया में हम कुछ बड़े युद्ध देख रहे थे। क्योंकि इन्होंने बात रखी कि देखो, जब जब युद्ध होता है तो इसका अर्थ हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ मानवता को नुकसान हो रहा है। जब जब युद्ध होता है, गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, आप बम छोड़ते हैं, चाहे इसके अलावा और अन्य तरह से हमला करते हैं, तो इस हमले का पर्यावरण पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और पर्यावरण के प्रति जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो पूरा का पूरा खामियाजा है, वो खामियाजा कोई एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ता है। तो जरूरी है कि आप इकोसाइड को समझें और इकोसाइड को एक अपराध के रूप में शामिल करें और सभी लोग इस तरफ काम करें। 1998 में एक यूएन सम्मेलन भी हुआ था। उस दौरान भी बातें रखी गई थी कि जब कभी भी इस प्रकार की गतिविधि होगी और इकोसाइड होगी, तो इकोसाइड को आप शांति के विरुद्ध एक अपराध मान सकते हैं। हालांकि जब चार्टर फाइनल हुआ तो वहां पर इन बातों को शामिल किया नहीं गया था। तो ये अलग अलग समय की स्थिति थी। इसके अलावा इस विचार को खास तौर पे समझा जाना गया था वियतनाम युद्ध के दौरान 1975 से 77 में, जिस दौरान गोलीबारी, बमबारी, ठीक है, गोला बारूद के इस्तेमाल की वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। और कह रहे थे कि युद्ध तो हो रहा है लेकिन इकोसाइड भी हो रहा है, पर्यावरण को तेजी से नुकसान हो रहा है। और इस दौरान पर्यावरण को खास नुकसान हुआ था। एक डेफिलेंट था जिसको कहा जाता है एजेंट ऑरेंज, उसके वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान देखने को मिला था। तो इस दौरान भी यह सब कुछ बहुत चर्चाओं में आया था कि भाई इकोसाइड क्राइम होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, पर तब भी शामिल नहीं किया गया था। अब दोबारा डिमांड हो रही है कि इंटरनेशनल क्राइम्स को बना दिया जाए। बनेगा या नहीं बनेगा अभी पता नहीं, लेकिन देशों ने अपने स्तर पर मजबूती से काम किया। जैसे कि बेल्जियम की स्थिति समझते हैं। अगर बेल्जियम में अगर आप इकोसाइड में पाए जाते हैं या आपके ऊपर आरोप लगता है, तो समझ लीजिए कि 20 साल की जेल हो सकती है और 1.8 मिलियन डॉलर्स तक का आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये बेल्जियम की स्थिति बनी हुई है। दुनिया में ऐसे ही कड़े कानून है पर्यावरण के विरुद्ध कार्यों के लिए। भारत में क्या है ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि देखो हमारी मोदी सरकार बहुत सारी बातें करती है। मोदी जी लगातार पर्यावरण को लेकर के बातें रखते रहते हैं, हम लोग ये देखते ही देखते। तो भारत में क्या स्थिति है अब ये समझ लेते हैं। दरअसल भारत की जो स्थिति है वो ये कहती है कि आपने पूरी तरह से पर्यावरण के लिए कोई एक इंटीग्रेटेड लॉ नहीं बना रखा। हम लोग अलग अलग जगह पर पर्यावरण को हो रही हानि या पर्यावरणीय प्रभावों को समझते हुए कानून बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर किसी खास जीव जैसे कि टाइगर को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए एक कानून बना दिया, कछुओं को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए अलग कानून बना देंगे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रदूषण बढ़ रहा है या कुछ और हो रहा है तो वहां बना देंगे। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली में सर्दियों के समय पॉल्यूशन बढ़ जाता है, काफी दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। तो क्या करेंगे, पूरा वर्ष ठीक ठाक, जब सर्दियों का समय आने वाला होगा तो कह देंगे जी बम पटाखे नहीं चलाने हैं, पटाखों का इस्तेमाल नहीं करना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। ऑड इवन फॉर्मूला वाहनों के लिए हो गया। और इसके अलावा जो अलग अलग यहाँ पर संयंत्र चल रहे होंगे उन संयंत्रों के ऊपर भी नियम बना देंगे। तो कोई एक इंटीग्रेटेड कानून देश भर में नहीं है जो दीर्घकालीन प्रभाव छोड़े, दीर्घकालीन कानून हो हमारे पास में, दीर्घकालीन रूप से काम करे और लंबे लाभ हमें दे। ऐसा कोई भी कानून देश भर में नहीं बनाया गया पर्यावरण के लिए। तो सबसे पहले भारत सरकार के लिए जरूरी है कि जिस प्रकार से भारत में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस दिशा में भारत सरकार काम करे, एक इंटीग्रेटेड लॉ बनाए पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के लिए, जिसके बाद पूरे देश में इसके ऊपर काम किया जाए और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि भारत में भी बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, जिस प्रकार से नदियां मार्ग बदल रही हैं, नदियां सूख रही हैं, जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत रहती है। खासतौर पे गर्मियों के मौसम के दौरान देखते हैं कि पूरे पूरे क्षेत्रों के अंदर पानी कहीं से कहीं तक नहीं होता, आपको अलग अलग तरह से पानी की सप्लाई करनी पड़ती है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तो ये सभी चिंता के विषय हैं हमारे लिए भी। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए चिंता के विषय नहीं है, आने वाले समय में बड़े नुकसान हो सकते हैं। और हमारे यहाँ इकोसाइड लंबे समय से हो रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आप लोग के साथ न्यूज डिस्कस की थी कि बागेश्वर के अंदर लगातार अब लैंडस्लाइड हो रहा है, वहां पर जमीन फट रही है। क्यों फट रही है? क्योंकि आपने वहां पर बहुत ज्यादा उत्खनन का कार्य किया, जानबूझ के किया, अपने लाभ के लिए किया। अब उत्खनन का खामियाजा वहां के लोग भुगत रहे हैं। उन लोगों को उसकी वजह से लाभ तो नहीं मिला। लाभ किसको मिला था? खनन कार्य करने वालों को। लेकिन वहां के लोगों की स्थिति ऐसी होगी, जमीन फट रही है, उनका घर खतरे में आ गया है। इसके अलावा पहले भी हम लोग ऐसी स्थितियां देख चुके हैं उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये सारे पर्यावरणीय प्रभाव ही हैं और ये दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिल रहे हैं आपके पहले किए गए कार्यों की वजह से। तो जरूरी है कि ऐसे कार्यों पे आज के समय में लगाम लगाई जाए ताकि आने वाले समय में ऐसे नुकसान ना हो। तो जरूरी है कि भारत में भी एक इंटीग्रेटेड लॉ होना चाहिए।
बाकी आप लोग मुझे बताएं, जब आप सभी चीज़ों को जान रहे, समझ रहे, देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, एक इंटीग्रेटेड लॉ भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ-साथ मुझे कमेंट में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी ज़रूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हैग, जेनेवा, वॉशिंगटन या पेरिस में? प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताएंगे। बहुत सरल सा है, बहुत चर्चाओं में रहता भी है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाकी साथियों तक जरूर शेयर करनी है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।